हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एंड जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी बच्चे सेमेस्टर सेकंड में आए हैं और उनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 to 1200 आपके सब्जेक्ट का नाम है एंड आप हिस्ट्री माइनर के स्टूडेंट हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की उपलब्धियों की विवेचना करें। तो आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने वाली है। सो यहाँ पर अभी हम हर्षवर्धन की उपलब्धियाँ देखते हैं कि उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी। तो सबसे पहले देखो, कॉमन सी बात है, किसी भी आंसर को फ्रेम करना आपको आना चाहिए कि आप पहले परिचय लिख रहे हो, फिर मेन कंटेंट बॉडी में लिख रहे हो एंड देन ऑल्सो आप कंक्लूजन लिख रहे हो अपने आंसर में, ठीक है। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना। सो यहाँ पे हर्षवर्धन की उपलब्धियों में हम सबसे पहले परिचय लिखते हैं, जिसमें हमने बताया कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण शासक थे। कि हर्षवर्धन कौन थे? एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक थे प्राचीन भारत के, पुराने भारत के, ठीक है, जिन्होंने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। शक्तिशाली साम्राज्य यानी कि जो भी इनका साम्राज्य था, जितने भी बेसिकली जगह पर इनका शासन था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रूल कर रहे थे वहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इनका साम्राज्य था, ठीक है। और उत्तर भारत में इन्होंने शासन किया था, याद रखना। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे कि हमारी ये डायरेक्शंस होती है, राइट, तो उत्तर ऊपर की साइड होती है ना, तो याद रखना कि उत्तर भारत में जो है हर्षवर्धन ने शासन किया था। उसके बाद है वह पुष्यभूति वंश के राजा थे। किसके थे? पुष्यभूति वंश था, उसके राजा थे। कौन? हर्षवर्धन। अब पुष्यभूति वंश क्या है? ये एक वंश का नाम है, ठीक है, याद रखना। सो यहाँ पर क्या है कि उनका शासन मुख्यतः कनौज से संचालित होता है। संचालित मतलब शुरू होता है कि उन्होंने सबसे पहले कनौज में जो है क्या किया था, अपना रूल किया था, शासन किया था। उनकी उपलब्धियों का वर्णन हमें कई ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होता है। हमें क्या होता है कि अगर हमें अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ना है किसकी, हर्षवर्धन की, तो हमें बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं, ऐसे बहुत सारे पुराने स्रोत हैं जिनसे पता चलता है किनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। उसके बाद है जिनमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र और हवेनसांग की यात्राएं और अन्य अभिलेख एवं शिलालेख शामिल है। तो याद रखना कि जो ऐतिहासिक स्रोत है जिनमें हमें पता चलता है किनके बारे में, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में या हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्रोत है ऐसे ही जिनमें जैसे कि बाणभट्ट द्वारा रचित, बाणभट्ट ने क्या लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी, जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एक था हुएंगसांग की यात्रा, यानी कि कोई चीन के, आपको नाम से पता होगा, कोई चीनी व्यक्ति था, ठीक है। तो ये इन्होंने यात्रा की कहाँ पर? हर्षवर्धन के जो साम्राज्य था उनके टाइम पीरियड पर जब वो रूल कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने अभिलेख शिलालेखों में लिखी, तो उनसे पता चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अभिलेख है, शिलालेख है, ऐसे बहुत सारे रचनाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है, जैसे कि बाणभट्ट ने भी एक रचना की है, जैसे कि हर्षचरित्र, ठीक है। और एक चीनी यात्री थे, आए थे हुएंगसांग, जिनके आने से भी पता चलता है हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में, ठीक है। अब है हर्षवर्धन एक कुशल योद्धा, प्रशासनिक सुधारक, कला एवं साहित्य के संरक्षक और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हर्षवर्धन की। तो वो बहुत कुशल थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनमें स्किल्स थी, बहुत क्रिएटिव थे, एक योद्धा थे और प्रशासनिक सुधारक थे, यानी कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत अच्छे से उसे चला रहे थे। कला एवं साहित्य के संरक्षण, यानी कि ऐसा नहीं था कि उनके टाइम पीरियड पे कला और जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो जो है खो गया, कहीं लुप्त हो गया, ऐसा नहीं था। उन्होंने उसको भी बचा कर रखा, संरक्षित रखा, ठीक है। और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। धार्मिक सहिष्णुता मतलब धर्म को लेकर शांति बनी रहे, ठीक है, लोगों के जो भी विश्वास है वो बने रहे। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में कहते हैं ना अफवाहें फैला दी जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत अच्छे से उन्होंने रूल किया।
अब है हर्षवर्धन की उपलब्धियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। यानी कि अगर हम हर्षवर्धन की उपलब्धियों की अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि हम सैन्य उपलब्धियां उनकी पढ़ेंगे कैसी थी, राजनीतिक एकीकरण कैसे उन्होंने किया, प्रशासनिक सुधार क्या क्या किए, धार्मिक नीतियाँ क्या क्या थी उनके शासनकाल में, एंड ऑल्सो आर्थिक समृद्धि उन्होंने कैसे की, कला साहित्य और शिक्षा में उन्होंने कैसे योगदान दिया, और विदेशी संबंध उनके शासनकाल के टाइम पे उनके कैसे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स है जिन्हें हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब है सैन्य उपलब्धियां कि हर्षवर्धन एक वीर और कुशल सेनापति थे। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन थे वो बहुत ही ज़्यादा वीर थे, कुशल थे और एक सेनापति थे। ठीक है, मैंने अभी बताया था ना बहुत ही ज़्यादा स्किल्स थी उनमें। ठीक है, उनका सैन्य विस्तार और विजयों का विवरण हर्ष चरित्र और चीनी यात्री हुएंसांग के विवरण में मिलता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने, है ना। तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। ऑल्सो जो चीनी यात्री थे हुएंसांग, उनके विवरण में भी हमें पता चलता है किन के बारे में, हर्षवर्धन के शासनकाल में और उनका जब रूल था तो उस टाइम पे कैसा उनका साम्राज्य था उसके बारे में। ठीक है, अब है साम्राज्य विस्तार कि भाई जो हर्षवर्धन था वो जब शासन काल कर रहा था तो जैसे कि मानो उनका साम्राज्य इतना था तो उसको उन्होंने बढ़ाया कैसे, उसका विस्तार कैसे किया, वो अभी हम देखने वाले हैं। कि हर्षवर्धन एक प्रारंभिक शासन थानेसर यानी कि हरियाणा से था। वो सबसे पहले याद रखना कि इनका सबसे पहला जो शासन था वो थानेसर में था, और जैसे कि मैंने आपको बताया था उत्तर में कन्नौज में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखना कि जो हर्षवर्धन थे वो प्रारंभिक शासन थानेसर थे। ठीक है, पर जब उनके भाई की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने क्या किया, कन्नौज को राजधानी बना दिया। ठीक है, और कन्नौज उनके साम्राज्य की एक राजधानी थी। माना जाता था कि जो हर्षवर्धन थे, जो उनका साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य था, जो उनका वंश था, पुष्यभूति वंश था। ठीक है, उससे थे हर्षवर्धन। तो जहां वो शासन कर रहे थे उस पूरे साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। ठीक है, और उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। तो किन्होंने अधिकार किया था, उत्तर भारत के एक बड़े से क्षेत्र पर हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर है उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल तक अपना साम्राज्य फैलाया। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी कि उन्होंने अपने साम्राज्य में विस्तार किया। अब योद्धा थे तो कॉमन सी बात है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि दो राजाओं के बीच जैसे युद्ध हो गया। ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर जैसे कि पूरा साम्राज्य है और इसमें बीच में मैंने लाइन डाल दी, यहाँ पे हर्षवर्धन रूल कर रहा था, यहाँ पे कोई और राजा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वो राजा जो दूसरा था वो हार गया, तो उसका जो साम्राज्य है वो भी किसका हो गया, हर्षवर्धन का हो गया। ठीक है, अब उन्होंने मालवा, गुजरात, असम, मध्य भारत के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। किन्होंने, हर्षवर्धन ने। तो ये चीज़ याद करना कि उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्र और पश्चिम के भी बहुत सारे क्षेत्र थे जिन पर अपना जो है हक कर लिया था। मतलब बेसिकली उत्तर भारत से मध्य भारत में भी उन्होंने जो है अपना विजय प्राप्त की थी बहुत सारे राज्यों पर। अब है दक्षिण भारत में असफलता। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जब उत्तर भारत में, मध्य भारत में उन्होंने इतने अच्छे से अपना रूल किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण भारत में जब वह क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो वो वहां पर असफल हुए। ठीक है, तो यहाँ पर है हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के पास युद्ध में पराजित हुए। पराजित मतलब जीत से परे होना। ठीक है, तो हार गए थे। कौन, हर्षवर्धन। तो याद रखना कि जब हर्षवर्धन ये चाहते थे कि वे दक्षिण भारत में भी अपना क्या करते, अपना जो है साम्राज्य का विस्तार कर लेते, वहां पर भी अपना जो है शासन करते, तो वहां पर क्या हुआ, चालुक्य ने क्या किया, चालुक्य के जो शासक थे पुलकेशिन,
ठीक है, इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है, हर्षवर्धन ने युद्ध किया था पुलकेशिन से, जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनसे नर्मदा नदी के पास। तो क्या हुआ था, इन दोनों के युद्ध में जो चालुक्य थे वो जीत गए थे और हर्षवर्धन हार गए थे। याद रखना, इतना इतना काफ़ी है, ठीक है। अब आगे है, यह हार उनकी सैन्य शक्ति को सीमित कर गई और दक्षिण भारत उनके नियंत्रण से नहीं आ सका। तो बेसिकली उनका कंट्रोल अब नहीं हुआ हर्षवर्धन का, किस पे, दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि भाई वो हार गए थे। अब जब हार गए कौन, हर्षवर्धन, तो ये पता चल गया कि भाई जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो उनकी सैन्य शक्तियाँ वो बहुत ज़्यादा सीमित है। और इन चीज़ों से क्या हुआ कि दक्षिण भारत पे वो अपना जो है नियंत्रण नहीं बना पाए, क्योंकि वो हार गए थे, उनको पराजित कर दिया था चालुक्यों ने, ठीक है। अब है राजनीतिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, राजनीति जैसे कि पॉलिटिक्स होती है, हम चलाते हैं राजनीति को, है ना। तो ऐसे ही उस टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे क्या हुआ था, एकीकरण, यानी कि सबको एकजुट करके रखना, ठीक है। राजनीतिक एकीकरण उन्होंने कैसे किया, तो अभी हम वो देखते हैं कि हर्षवर्धन की प्रमुख उपलब्धियों में भारत के एक बड़े भाग को एक शासक के अंतर्गत लाना शामिल था। यानी कि क्या हुआ था कि जो हर्षवर्धन थी उनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स थी, और उनसे एक अचीवमेंट क्या थी, राजनीतिक एकीकरण, यानी कि उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को एकजुट करके रखा, ठीक है। ये भी इनकी एक अचीवमेंट थी। साम्राज्य की संरचना, अब हम पढ़ेंगे कि जो उनका साम्राज्य था उसकी संरचना क्या थी। जैसे कि यहाँ पे है कि उनका साम्राज्य एक केंद्रीयकृत शासन प्रणाली से संचालित होता है। संचालित करना मतलब चलाना, केंद्रीयकृत मतलब केंद्र में शक्तियों को रखना। यानी कि देखो, जैसे कि ये पूरा है हर्षवर्धन का क्या, साम्राज्य, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हर्षवर्धन रह रहा है तो सारा उसी का कंट्रोल है अपने साम्राज्य पे, वही उसको अच्छे से चलाएगा। अब वहाँ पर वो 10-15 लोग एक ही जगह पर रखकर उनको समझा रहा है कि कैसे हमें इतने बड़े जो है साम्राज्य को चलाना है, केंद्रीकृत करना होता है, शक्तियों को केंद्र में रखना। तो उनका साम्राज्य केंद्रीकृत शासन प्रणाली से संचालित था, यानी कि जो उनका टाइम पर उनके जो साम्राज्य में शासन चल रहा था, जो शासन प्रणाली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो कैसा था कि सारी शक्तियां जो थी वो सेंटर के में थी, ठीक है, हर्षवर्धन के ही पास थी। साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया। प्रशासनिक इकाइयां क्या होती है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इकाइयां होती है, इट मीन्स कि देश को सही ढंग से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कई भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि हम करते हैं ना, जैसे कि प्रांत बना दिए, जिले बना दिए, जिले से छोटे गांव बना दिए, कुछ इस टाइप से पूरे देश को बांटना। जैसे कि हर्षवर्धन का इतने बड़े स्थान पर रूल है तो उन्होंने उसको प्रांत, जिले, गांव ऐसे जो है विभाजित कर दिया। तो हाँ, जिसमें प्रांत, जिले और गांव शामिल थे। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो प्रशासनिक इकाई होती है वो होती है जिसमें हम एक बड़े साम्राज्य को टुकड़ों में बांट देते हैं कि एक प्रांत है, प्रांत से भी छोटा जिला है और जिले से भी छोटे छोटे गांव है। जैसे कि ये पूरा एक बड़ा प्रांत है, प्रांत से छोटे बहुत छोटे छोटे जिले हैं और जिलों के अंदर भी छोटे 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 गाँव हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब है सामंत व्यवस्था भी थी। सामंत व्यवस्था कौन सी होती है, सामंती व्यवस्था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो सामंत व्यवस्था भी थी हर्षवर्धन के टाइम पर, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन ने अपने अधिकारों को सर्वोपरि बनाए रखा। अब याद रखना कि जब वो रूल कर रहे थे अपने टाइम पर, कौन, हर्षवर्धन, तो उन्होंने अपने अधिकारों को भी क्या किया, सबसे ऊपर रखा, ठीक है। और अपने टाइम पे उन्होंने शांति और स्थिरता भी बनाए रखी कि उनके शासनकाल में अधिकांश उत्तर भारत में शांति और स्थिरता बनी रही। तो जब उनका शासनकाल था तो क्या हुआ, उत्तर भारत में, मध्य भारत में जिन भी क्षेत्रों पर उन्होंने अपना शासन किया वहाँ पर क्या थी, शांति और स्थिरता बनी हुई थी, ठीक है। अब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय शासकों पर नियंत्रण बनाए रखा। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रशासनिक अधिकारी यानी कि अपने पूरे चलाने के लिए अपने किसको, साम्राज्य को, जो उन्होंने प्रांत, जिले और गांव में जो अपने प्रशासनिक एक इकाई में विभाजित किया था, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ अधिकारी रखे थे, कुछ शासक रखे थे और उन पर भी अपना नियंत्रण रखा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी सब कर रहे हैं, उनको शक्तियाँ दी जा रही है, ऐसा नहीं था। सभी पर जो है हर्षवर्धन की सभी के ऊपर नज़र थी और बहुत अच्छे से वो चीज़ें जो है चला रहा था। अब उनके साम्राज्य की स्थिरता बनी रही, ठीक है। अब है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार मतलब जो उनका
वो रूल कर रहे थे, अपने जो साम्राज्य को वो चला रहे थे, उसमें उन्होंने क्या सुधार किए। तो हर्षवर्धन एक सक्षम शासक थे। मतलब सक्षम क्या होता है, कोई कुछ करने के एबल होता है, ठीक है। तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। जिन्होंने प्रशासनिक सुधार को लागू किया, तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने प्रशासनिक बहुत से सुधार किए। क्या सुधार किए, जैसे कि कर एवं राजस्व व्यवस्था। अब राजस्व क्या होता है, राजस्व व्यवस्था, और कर यानी कि टैक्स। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है जो टैक्स लगाया जाता है, कि भाई किसानों पर कर लगाया जाता था। आपको पता है किसान जो है वो खेती करते थे, और खेती का जो भी उत्पादन होता था उसको उसका कुछ भाग टैक्स के रूप में उनको चुकाना पड़ता था। तो उन पर कृषि पर क्या करते थे, खेती पर कर लगाते थे, और कृषक लोग उस कर को भरते थे। यानी कि कृषक कौन होते हैं, जिनको रैयत भी बोलते हैं, किसान लोग, है ना। तो जो साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ थी, रीढ़ मतलब अगर टैक्स आएगा तो क्या होगा, प्रशासन को चलाया जाएगा। क्योंकि भाई किसी भी प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए आज के टाइम में भी पैसा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ लिया जाता था, ठीक है। अब कर की दर अधिक नहीं थी, जिससे जनता अधिक बोझ में नहीं थी। तो याद रखना कि हर्षवर्धन ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए कि भाई टैक्स कम करे। कुछ टैक्स जो थे वो लिमिटेड थे, जिसकी वजह से लोग जो है बोझ में नहीं पड़े थे, उनको ईजिली जो है हर एक चीज़ वो मैनेज कर पा रहे थे। अच्छा, नौकरशाही प्रणाली क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, नौकरशाही प्रणाली एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो कानून को लागू करते हैं और अपना जो भी काम है वो करवाते हैं। अब कैसे, देखो, जैसे कि सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ कानून बनाए और उनका जो है लोग पालन कर रहे हैं, तो सेम उसी को कहते हैं नौकरशाही प्रणाली, ठीक है। इसको एक प्रशासनिक व्यवस्था भी कहते हैं। तो उन्होंने एक संगठित नौकरशाही प्रणाली विकसित की, यानी कि उन्होंने एक प्रणाली बनाई जिसमें कानून लोगों के लिए लागू किए गए और लोग जो है उन कानूनों का पालन करने लगे। सरकारी अधिकारी न्याय, कर वसूली और अन्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते थे। तो सरकारी अधिकारी क्या करते थे कि लोगों की अगर लड़ाई हो गई तो न्याय दिलाने का काम, कर लेने का, बेसिकली जो टैक्स थे उनको लेने का कार्य भी सरकारी अधिकारियों का था। प्रशासनिक कार्यों का संचालन, यानी कि जो प्रशासनिक कार्य थे, किस ढंग से चीज़ों को चलाना है, जो भी कानून बनाए गए थे उनको लोगों से पालन करवाने का कार्य किया करते थे सरकारी अधिकारी, ठीक है। अब है कानून एवं व्यवस्था की, जो कानून है वो कैसे और व्यवस्था कैसी है। तो अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर कानून बनाए गए कि बहुत ज़्यादा क्या थे, अपराध होते थे, ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे भी होते हैं। तो उन सब पर जो है नियंत्रण रखने के लिए, उन्हें कम करने के लिए, रोकने के लिए कठोर मतलब सख्त कानून बनाए गए, ठीक है। और न्याय प्रणाली में राजा स्वयं भी हस्तक्षेप करता था। न्याय प्रणाली कौन सी होती है, जिसमें सभी के लिए बेसिकली जो है न्याय ज़रूरी होता है। तो राजा क्या करता था, इन चीज़ों में हस्तक्षेप करता था। हस्तक्षेप करना क्या होता है कि अपनी राय रखना, अपना हक जताना किसी भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करना, यानी कि किसी भी मुद्दे के बीच में बोलना, ठीक है। अब कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई कार्रवाई हो रही है, कोई निगरानी हो रही है, तो उसमें जो है राजा खुलकर कुछ भी बोल सकता है, कोई भी फैसला ले सकता है, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही है। अब ये सारे लोग जितने भी है उनको बना के दिया गया है, क्या बना के दिए, रूल्स बना के दिए, वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। पर इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, एक राजा है, ठीक है। तो वही हस्तक्षेप कर सकता था इन चीज़ों में। अब है धार्मिक नीतियाँ की, धार्मिक नीतियाँ कैसी थी। तो हर्षवर्धन धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। धार्मिक रूप से सहिष्णु मतलब शांति बनाए रखना, सहिष्णु मतलब धार्मिक रूप से, देखो धर्म क्या होता है, जो हम मानते हैं, लोगों की जो मान्यता होती है, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से होते हैं, तो उनको लेके वो सहिष्णु थे। मतलब कि जो भी लोग मान रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं था कि भाई अगर वो, मानो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हर्षवर्धन अगर हिंदू थे तो वो ये फोर्स नहीं करते थे कि तुम सब लोग भी हिंदू बनो, नहीं, वो सहिष्णु थे कि भाई जो जिस धर्म का पालन कर रहा है वो खुलकर कर सकता है, ठीक है। और वो चाहते थे कि उनके साम्राज्य में शांति बनी रहे। उन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया, यानी कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने बौद्ध धर्म को भी बचा कर रखा और जो हिंदू धर्म है उसको भी जो है बचा कर रखा। अब इसमें बौद्ध धर्म का समर्थन कि उन्होंने कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म को समर्थन दिया, कि उन्होंने हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया, कि जो बौद्ध धर्म था उसको संरक्षण दिया, बचाया विशेष रूप से। किन्होंने, हर्षवर्धन ने। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उन्होंने कैसे समर्थन दिया, कैसे सपोर्ट किया बौद्ध धर्म को, कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोला कि हाँ बौद्ध धर्म के लोग हैं तो अपना धर्म पालन करो, उन्होंने उसके प्रचार प्रसार में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और जो हुएंगसांग थे उनके अनुसार हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को विशेष रूप से समर्थन दिया। तो याद रखना कि हुएंगसांग कौन थे। सबसे पहली बात, वो एक चीनी यात्री थे, ठीक है, चीन से आए थे। कब आए थे? जब हर्षवर्धन अपना शासन चला रहा था। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को विशेष रूप से समर्थन किया। तो बौद्ध धर्म में एक शाखा थी जिसको महायान शाखा कहते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत समर्थन, बहुत सपोर्ट किया था किसने? हर्षवर्धन ने। अब है, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय, देखो मैंने आपको ऊपर एक पॉइंट भी लिखवाया था कि शिक्षा में कैसे उन्होंने योगदान दिया हर्षवर्धन ने। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय उसको उन्होंने दान दिया था और कई बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। विहार किसे कहते हैं? विहार उन्हें कहते हैं जहाँ पर भिक्षु लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं, अपनी आस्था करते हैं, जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड भिक्षु या भिक्षाणी होती है, तो उनके लिए भी उन्होंने निर्माण करवाए थे। किनके? जो विहार होते हैं जिनमें वो रहते हैं। अब हिंदू धर्म का उन्होंने कैसे सम्मान किया वो हम देखने वाले हैं। यद्यपि वे बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते थे लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म का भी सम्मान किया कि भाई अगर उन्होंने किसको बढ़ावा दिया था? बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, तो साथ ही साथ उन्होंने हिंदू धर्म को भी जो है बढ़ावा दिया था। किन्होंने? हर्षवर्धन ने। उन्होंने शासन काल में शैव और वैष्णव धर्म का भी विस्तार किया। तो जब उनका शासनकाल था, किसका? हर्षवर्धन का, तो उस टाइम पे जो शैव और वैष्णव धर्म था उन दोनों का क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ, विस्तार हुआ, उनके जो साम्राज्य है उसकी बढ़ोतरी हुई। याद रखना। उसके बाद हर्षवर्धन ने कई शिव मंदिरों और अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों को संरक्षण प्रदान किया। तो बहुत सारे शिव मंदिर थे, बहुत सारे धार्मिक स्थल थे, उनको क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण मतलब बचाया। किन्होंने? हर्षवर्धन ने। सुरक्षित रखा उन्होंने। अब है कुंभ महोत्सव की शुरुआत। कुंभ महोत्सव क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, आपने देखा भी होगा रिसेंट में कुंभ महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है प्रयागराज में, ठीक है। तो ऐसे ही सभी बच्चों को पता होगा। तो हर्षवर्धन ने शासनकाल में प्रयाग यानी कि जो इलाहाबाद है, पुराना इलाहाबाद को ही प्रयाग बोला जाता था, में एक भव्य धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया। तो आज के टाइम में उसे प्रयागराज बोलते हैं और पुराने टाइम में उसे क्या बोलते, आज के टाइम में उसे इलाहाबाद कहते हैं और पुराने टाइम में उसे प्रयाग बोलते थे। और आज के टाइम में अगर आपने देखा हो कि जो कुंभ महोत्सव लग रहा है वो प्रयागराज में लगता है, ठीक है। तो यह माना जाता है कि उन्होंने कुंभ महोत्सव की परंपरा को लोकप्रिय बनाया। तो ऐसा माना जाता है कि जो हर्षवर्धन ने क्या किया था? आयोजित करवाया था एक धार्मिक सम्मेलन, कुंभ महोत्सव। उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों के मन में जो है आस्था भावना धार्मिक रूप से देखी गई। तो ये उन्होंने धार्मिक रूप से समर्थन दिया था। तो याद रखना कि उन्होंने कुंभ महोत्सव की शुरुआत करी, उन्होंने हिंदू धर्म को सम्मान दिया, उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है अपनाया और लोगों को भी उनके प्रचार प्रसार किया, लोगों को उसके बारे में जो है बताई चीजें। अब है आर्थिक समृद्धि की। भाई हर्षवर्धन ने आर्थिक समृद्धि कैसे की? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। तो अगर देखा जाए भारत की कंडीशन तो बहुत अच्छी थी उस टाइम पे जब हर्षवर्धन का रूल था, ठीक है। कृषि में भी विकास देखने को मिला उस टाइम पे। तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, यानी कि जो उस टाइम पे इकोनॉमिक्स चल रही थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। बहुत अच्छे से जो है खेती हो रही थी। सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, यानी कि ऐसा नहीं है पानी वानी की कमी है, बहुत अच्छे से सिंचाई के जो साधन थे वो भी लोगों के पास थे, जिससे किसी उत्पादन में वृद्धि हुई। अब इससे क्या हुआ? जब सारी चीज़ अच्छे से हो रही है, उगाई अच्छे से फसल जा रही है, सिंचाई की भी सुविधा है, तो उत्पादन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है कृषि का भी विकास हुआ था हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखो मैं तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, छोटे छोटे बता रही हूँ, बट आप इन्हीं चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि भाई सिंचाई की सुविधा थी, तालाब थे, कुएँ थे, और उत्पादन में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि बड़ी बड़ी ज़मीनें भी थी उस टाइम पे, ठीक है। हर्षवर्धन ने जो है लोगों को ज़मीनें भी दी थी कि आप इन पे खेती कर सकते हो और उन पे कम टैक्स लगाए जाते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें।
अब है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य में किस तरह से उन्नति हुई हम वो देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में आंतरिक और बाहरी व्यापार उन्नत स्थिति में था। तो याद रखना, हर्षवर्धन जब रूल कर रहे थे तो जो आंतरिक यानी कि अंदर व्यापार हो रहा था, भारत के अंदर और भारत के बाहर, वो बहुत ही अच्छे से हो रहा था। ठीक है, सड़कों और व्यापार मार्गों को विकसित किया गया। व्यापार मार्ग जैसे कि समुद्री मार्ग हो गए, बंदरगाह हो गए, और जो सड़कें थी वो बहुत ही विकसित की गई, उन पे काम किया गया। ठीक है, और भारत, चीन, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो याद रखना कि भारत के चीन के साथ अच्छे संबंध थे। ऑल्सो एशिया में भारत है ना, तो दक्षिण और मध्य एशिया के साथ भी उसके बहुत ही अच्छे जो है संबंध थे। अब है मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था कैसी थी अभी देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में स्वर्ण, रजत और तांबे की मुद्राएं प्रचलित थी। अब स्वर्ण क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ सोना क्यों नहीं लिखा? अगर स्वर्ण सोने को कहते हैं तो यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, स्वर्ण होता है जो शुद्ध सोना होता है, बिल्कुल जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो याद रखना कि हर्षवर्धन के शासन काल में बिल्कुल शुद्ध सोना था। रजत, रजत कहते हैं बेटा सिल्वर को, जो चांदी होती है उसको। ठीक है, तो सोने के, चांदी के और तांबे की मुद्राएं चलती थी। मुद्राएं मतलब सिक्के, पैसे, जो भी जिससे भी लेन देन होता था, तो वो सारी चीजें प्रचलित थी उस टाइम पे, फेमस थी और वही जो है चला करती थी। और याद रखना, स्वर्ण होता है शुद्ध सोना, रजत होता है सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है, उनकी मुद्राओं पर उनके धार्मिक झुकावों का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो उनकी मुद्राओं पर ऐसे बहुत सारे चित्र थे, ऐसे बहुत सारे चिन्ह थे जिनसे उनके धार्मिक झुकाव पता चलते हैं। ठीक है, कि वो कैसे धार्मिक रूप से चीज़ों से जुड़े होते हैं, यानी कि शायद किसी देवी देवता का चित्र हो जिनमें लोगों की मान्यता होती हो। ठीक है, अब यहाँ पे कला, साहित्य और शिक्षा में योगदान हम देखेंगे कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कैसे योगदान दिए। कि हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान और साहित्यिक प्रेमी थे। तो याद रखना, हर्षवर्धन कौन थे? एक विद्वान थे और साहित्यिक प्रेमी थे। उन्होंने साहित्य में योगदान दिया। कैसे? कि हर्षवर्धन ने स्वयं संस्कृत में 3 नाटक लिखे। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन ने खुद संस्कृत में जो है नाटक लिखे हुए हैं, रत्नावली। अब याद रखना, देखो अगर आपका MCQ टाइप पेपर हो रहा है, आप किसी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना ज़रूरी होता है। बट अगर आप BA में लिख रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो आप इट्स ओके, इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है, वे संस्कृत भाषा और साहित्य के संरक्षक थे। तो याद रखना, उन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत सारे क्या लिखे, नाटक लिखे, जिनसे पता चलता है कि वो संस्कृत भाषा की ओर उनका रुझाव था। और उन्होंने साहित्य को भी जो है, लिटरेचर को भी कैसे बचा कर रखा, वो इनकी चीज़ों के थ्रू हमें देखने को मिलता है। अब है विद्वानों का संरक्षण। विद्वानों का संरक्षण यानी कि विद्वानों को कैसे संरक्षित किया गया। ठीक है, तो उनके दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत लेखक कौन थे? बाण भट्ट। अभी मैंने बताया था ना, उन्होंने हर्ष चरित्र लिखी थी और कोदाम्बरी की रचना की थी। किन्होंने? बाण भट्ट ने कोदाम्बरी और हरिश्चंद्र की रचना की थी और बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक थे। और इन्होंने विद्वानों का कैसे संरक्षण किया हम यहाँ ही देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको चीनी लेखक के बारे में बताया था, कौन थे? हुएंगसांग। तो इन्होंने क्या किया था कि उनके शासनकाल का विस्तृत वर्णन दिया है, यानी कि इन्होंने अपनी जो हुएंगसांग थे, ये भारत आए, उन्होंने यात्रा करी और उन्होंने उनके शासनकाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपनी पुस्तक में लिखी हैं कि उनका शासनकाल ऐसा था, वैसा था, बहुत अच्छे से वो रूल कर रहे थे। शिक्षा एवं विश्वविद्यालय का विकास। तो उन्होंने शिक्षा में कैसे विकास किया, विश्वविद्यालय थे, जो कॉलेजेस थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, उनका कैसे विकास किया वो देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखना, अभी नालंदा कॉलेज के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो ये विश्वविद्यालय थे बहुत ही ज़्यादा जो है प्रचलित हुआ उस टाइम पे, बहुत ही फेमस हुआ। और तक्षशिला, वल्लभी और उज्जैनी भी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो याद रखना कि शिक्षा बहुत सारे स्थानों पे होती थी उस टाइम पे जब हर्षवर्धन का शासनकाल था। तक्षशिला, वल्लभी, उज्जैनी, इन जगहों पर शिक्षा होती थी, ये महत्वपूर्ण केंद्र थे शिक्षा के। और नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। अब है विदेशी संबंध कि हर्षवर्धन के विदेशी यात्रियों के साथ कैसे संबंध थे। तो देखो सबसे पहली बात हम देख रहे हैं
कि जो हर्षवर्धन है उनके शासनकाल में चीन के साथ व्यापार हो रहा था, चीन के लोग भारत यात्रा कर रहे थे, तो कॉमन सी बात है कि हर्षवर्धन के चीन और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध थे। कूटनीतिक संबंध वो होते हैं जो बहुत ही गहरे संबंध होते हैं, जो रक्त संबंधी संबंध होते हैं, जैसे हमारे फैमिली रिलेटिव्स के साथ हमारे संबंध होते हैं, ऐसे संबंध होते हैं, ठीक है, कूटनीतिक बहुत गहरे संबंध। अब है चीन के साथ संबंध की, अगर हम चीन के साथ हर्षवर्धन के संबंध देखें तो यहाँ है कि चीनी यात्री हुएंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताया, यानी कि वो उनके शासनकाल में आए, वहाँ रहे, उन्होंने थोड़ा समय बिताया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके शासनकाल में मेगास्थनीज आया था शायद, है ना, तो उन्होंने वहाँ पर भ्रमण किया, लिखा, जो भी उन्होंने वहाँ पे शासनकाल में देखा। तो एज इट इज़ सेम यहाँ पे हुआ है कि हुएंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और उन्होंने ना उनके दरबार में जो भी देखा, जो भी समझा, वो सब उन्होंने अपनी जो है पुस्तक में लिखा था। हर्षवर्धन ने चीन के तांग सम्राट को दूत भेजे। तांग सम्राट को दूत भेजे, इसका मतलब ये है कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने चीन में जो तांग सम्राट थे उनको अपने दूत भेजे थे, ठीक है, जो भी दूत होते हैं ना उनके दरबार के, हर्षवर्धन के दरबार के, मतलब जो भी उनके साथ रहते थे, उनके अधिकारी थे, उनके वहाँ पर रहते थे, तो उन्होंने तांग सम्राट को वो भेजे थे जिन्होंने दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए, ठीक है। तो इससे बहुत ही अच्छे संबंध बन गए कि भाई भारत में चीन के लोग आने लगे और चीन में भारत के लोग जाने लगे। अब निष्कर्ष, यानी कि जितना भी अब तक हमने पढ़ा उससे हमें क्या सीखने को मिला वो हम निष्कर्ष में देखते हैं कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत के एक महान शासकों में से एक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर्षवर्धन कौन है, बहुत ही अच्छे थे और पुराने भारत के बहुत ही महान शासक थे, कुशल शासक थे, एक योद्धा थे, ठीक है। और उन्होंने उपलब्धियां केवल सैन्य अभियानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्रशासनिक, धर्म, शिक्षा, कला और व्यापार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिए हैं महत्वपूर्ण, व्यापार के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। और हर्षवर्धन जो है वो सिर्फ सैन्य अभियानों तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है अपने शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा ये दिखाया कि भाई देखो उन्होंने टैक्स भी बहुत कम लगाए थे, ठीक है, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बहुत अच्छे से उन्होंने रूल किया। और उन्होंने धर्म को भी, जो लोगों की धार्मिक मान्यता थी उसको सम्मान दिया, हिंदू धर्म को भी सम्मान दिया, बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार में मदद की, है ना, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने मदद की, हमने पढ़ा। तो ये सारे पॉइंट आप निष्कर्ष में, कंक्लूजन में ऐड करेंगे। उनके शासनकाल में भारत में समृद्धि हुई, सांस्कृतिक उत्थान हुए और राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की। उनके द्वारा किए गए सुधार, संरक्षण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि उन्होंने जो भी सुधार किए, जो भी संरक्षण किया, वो भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और हर्षवर्धन का युग प्राचीन भारत के उत्तर गुप्त काल का एक सुनहरा अध्ययन माना जाता है, कि जो हर्षवर्धन का युग था वो पुराने भारत का एक उत्तर गुप्त काल और एक सुनहरा अध्ययन जो है माना जाता है, कि बहुत ही ज्यादा सुनहरा अध्ययन, अगर हम पढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है शासन किया था। तो गाइस आज की वीडियो जो है वो इतनी ही है, और हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में हमने पढ़ा, उनके शासनकाल के बारे में पढ़ा, और बहुत ही अच्छा जो है ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। पेपर में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, 15 से 20 से 22 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपने 15, 20, 22 नंबर जो है पक्के कर लो, ताकि भाई आपके ये नंबर तो कहीं ना जाए, ठीक है। और बहुत अच्छे से अपना आंसर करना। बाकी अगर कोई डाउट है, किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट करना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही एक और वीडियो के साथ, और भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।